काइजू नंबर 9 ने इसाओ के बॉडी को कंट्रोल कर लिया है और डिफेंस फोर्स ने लिया है सबसे बड़ा फैसला। वेपन नंबर 6 अब होगा रीनो के हाथ में। आने वाला बैटल सब कुछ बदलने वाला है। सो वेलकम टू काइजू नंबर 8 सीजन 2। काफ्का को इस बात पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि वो और कैप्टन नरुमी मिलकर भी नंबर 9 को हरा नहीं पा रहे हैं। काफ्का की एक हाथ इंजर्ड हो गए बट वो नंबर 9 की हाथ भी काट दी। नरुमी बताता है कि यही उनका मौका है तो वो अपनी वेपन से अल्टीमेट ब्लास्ट फायर करता है। वही काफ्का भी उसके शरीर को वीक कर रहा था। असली मुसीबत तो ये है। काफ्का कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसके साथ नाइंसाफी होने नहीं दे सकता। तो वो अगेन एक पावरफुल पंच करने से नंबर 9 अपने दूसरा हाथ भी खो दी। तो अब इसी चांस का फायदा उठाकर नरुमी और काफ्का उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये है मेरा अलविदा। बट नंबर 9 देखता है कि इतने बड़े ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो लोग जिंदा खड़े हैं। तो नंबर 9 बचने के लिए अकीरा और शिनोमिया पर अटैक कर दी। तो काफ्का और नरुमी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काइजू नंबर 9 को छोड़ देते हैं। काइजू नंबर 9 बोलता है जब मैं अपनी अगली चाल खेलूंगा काइजियों का युग शुरू हो जाएगा। उस शहर के ऑलमोस्ट सभी बिल्डिंग्स तबाह हो गए लेकिन नरुमी और काफ्का उन्हें बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बट अफसोस की बात काइजू नंबर 9 बच गया। काफ्का दिल से टूट जाता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाया। अगले दिन पूरे जापान में यह खबर फैल जाता है कि डायरेक्टर इसाओ शहीद हो गए। डिफेंस फोर्स के सभी सोल्जर्स उनके फेयरवेल में हाजिर थे। जनरल इतामी इसाओ की इज्जत अदा करता है। नरुमी को डायरेक्टर इसाओ की याद आ गई जब वो अकेले ही एक बड़े काइजू को हराए थे। जिस दिन वो उन्हें देखकर बहुत ही गर्व फील किया। काफ्का देखता है कि शिनोमिया आखिरी अलविदा कहने के लिए नहीं आई बल्कि वो अपने डैड के ऑफिस में बैठकर रो रही थी। नरुमी उससे मिलने आता है। शिनोमिया दिल से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे लगता है कि ये सब उसी की गलत है इसलिए वो ताकतवर बनना चाहती है। जब तक वो उस काइजू को ख़त्म नहीं कर देते तब तक वो अपनी आखिरी सलामी नहीं देने वाली। नरुमी बोलता है कि कोरो शिनोमिया अगली बार जब भी हम लड़ने जाएंगे उससे पहले तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। जो डायरेक्टर इसाओ ने मुझे सिखाया था वो सब तुम्हें सिखा दूंगा पर साबित करो तुम उसके लायक हो। जो सुनकर शिनोमिया इमोशनल होकर कहते कि वह ज़रूर साबित करेगी। काफ्का बाहर खड़ के सब सुन रहा था और साथ ही उसका एक हाथ का हिस्सा अभी तक हील नहीं हुआ। देन वो वहाँ से चले जाता है। वहीं अकीरा डायरेक्टर इसाओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जनरल इतामी को सब बताता है क्योंकि इसाओ अकीरा से कहा था कि अगर उन्हें कभी कुछ हो गया तो इतामी को इसकी जानकारी दे और उसकी ऑर्डर्स फॉलो करे। जो सुनकर इतामी बोलता है ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, हमारा बदला के लिए इसे जल्द से जल्द तैयार करो। ऑन द अदर साइड किकोरो शिनोनोमी के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। नरुमी बताता है कि वो जिस गेम खेल रहा है उसे ख़त्म करने के लिए 1 महीना हो जाएगा। तब तक किकोरो को फर्स्ट डिवीजन के प्लेटून लीडर्स को हराकर अपने आप को साबित करना होगा। वो बात कर ही रहा था तभी अचानक ईजी उसे लात मार दी। वो पूछता है काइजू नंबर 8 के बारे में उसने क्या डिसीजन ली। काफ्का काफ़ी दिनों बाद अपने घर जाता है। एक ऑफिसर बताता है कि काफ्का काइजू फॉर्म में बदल रहा है। उसका एक हिस्सा पहले जैसा नहीं हो रहा। अगर वो इसी तरह बदलता रहा तो वो शायद किसी दिन वापस इंसान कभी नहीं बन पाएगा। ईजी पूछता है कि क्या ये बात काफ्का को पता है। वो आदमी कहता है कि हाँ और अब वो कुछ ज़रूरी काम से अपने घर गया है पर उस पर निगरानी की जा रही है। हो सकता है अब वो कभी आम जिंदगी नहीं जी पाएगा। जो सुनकर नरुमी खामोशी से खड़ा था। खैर काफ्का अपने दोस्तों से मिलने शहर आता है जहाँ वो सब यूजुस का सफाया कर रहे थे। काफ्का को देखकर वो सब बहुत ही खुश हो गए थे। देन वो उनके साथ कुछ देर रहकर वापस निकल जाता है। काफ्का अपने दोस्तों को और दुखी नहीं देखना चाहता इसलिए वो हर हाल में काइजू नंबर 9 को हराना चाहता है। तभी वहाँ नरुमी आता है। वो एकदम साफ कह देता है कि वो उसे डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता क्योंकि उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में वो सब जानता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी नरुमी काफ्का को उनकी मदद करने के लिए कहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो काइजू बन गया तो वो खुद उसे मार देगा। वो तो बस नंबर 9 को एक दर्दनाक और भयानक मौत देना चाहता है।
और उसे ये भी पता था कि काफ्का भी यही चाहता है। सो काफ्का भी बताता है कि वो हर चीज़ के लिए तैयार है। तो आओ मेरे साथ, अब इस जंग में जलवा दिखाने की बारी हमारी है। वहीं काफ़ी दिन बाद हम वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं। वह काइजू नंबर 10 से मिलने आता है। कटाना मैन, मुझे पता था तुम बाकियों से अलग हो। सोशिरो सीधे अपने पॉइंट पर आता है। वो काइजू नंबर 9 के बारे में जानकारी पूछता है जो वो जानता है। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। आखिर यही जो मेरा क्रिएटर है। जो सुनकर मीना और बाकी हैरान हो गए थे। नंबर 10 सोशिरो से एक शर्त रखता है कि उसे रिलीज करे और उससे लड़े। उसका कहने का मतलब है कि वो उसे काइजू वेपन में तब्दील कर दे और उसे सोशिरो का शरीर चाहिए। मैं जानता हूँ हम दोनों की तरह मुकाबले के लिए बराबरी वाले ढूंढते हैं, फिर चाहे हमें काइजू से लड़ना पड़े या इंसान से। सोशिरो इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है, बट वो जानता है नंबर 10 यकीनन ताकतवर काइजू है और उनके पास जानकारी के लिए और कोई चारा नहीं। तो वह कैप्टन मीना से कहता है कि वो उसका शर्त मारने के लिए तैयार है। मीना भी उसके फैसले की इज्जत करती है। देन सोशिरो उस काइजू से कहता है उसका शर्त मंजूर है, पर यहाँ सिर्फ उसका ही चलेगा। इसके बाद लीडर्स की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलती है, जिसमें सभी डिफेंस फोर्स के हायर अप्स और ऑफिसर्स जमा हुए हैं। इतामी सोशिरो से कहता है कि वो अपने बात शुरू करे। अभी हमारे पास काइजू नंबर 9 के बारे में नई जानकारी आई है। नंबर 9 ही नंबर 10 का क्रिएटर है। जो सुनकर सब शॉक हो गए थे। काइजू नंबर 9 शायद पहला काइजू है जो दूसरे काइजू बनाने की काबिलियत रखता है। और नंबर 10 ने एक बात कही है, मैं सिर्फ एक प्रोटोटाइप हूँ। मैं मेरा फाइनल वर्जन से लड़ना चाहता हूँ। यानी इसका ओरिजिनल और फाइनल वर्जन अभी भी कहीं छुपा हुआ है। सोशिरो कहता है कि जैसे ही काइजूस की फॉर्टिट्यूड 9.0 से आगे बढ़ती है उनका संख्या कम हो जाती है, लेकिन काइजू नंबर 9 फॉर्टिट्यूड 9.0 से ज़्यादा ताकतवर काइजू बनाने की काबिलियत रखता है, तो उनका देश नहीं बचेगा। कैप्टन जुगो को लगता है कि नंबर 10 उनसे झूठ बोल रहा है, तो सोशिरो उन्हें काइजूस की डेटा शेयर करता है। आजकल काइजूस बड़े ग्रुप्स में नजर आ रहे हैं जिनका फॉर्टिट्यूड 2.0 से 4.6 तक तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 9 शायद अब फिलीपींस के प्लेस जहां यूरेशियम मिलता है वहां कहीं पर छुपा होगा, और वो ऐसी जगह है जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। मीना बताते कि नंबर 10 के कहने के मुताबिक नंबर 9 जिसे ऑब्जर्व करता है उनके यादों को भी देख पाता है। इसका मतलब डायरेक्टर ईसाओ को खुद से मिलाकर डिफेंस फोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली होगी, जिसे नंबर 9 को हराना बहुत ही टफ होगा। इसलिए उन्हें एक ऐसा हथियार बनाना होगा जो आज तक डिफेंस फोर्स ने सोचा ना हो। इसलिए नए रिक्रूट्स में से किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कम समय में ताकतवर बनने की काबिलियत रखता हो, जो आगे चलकर वेपन नंबर 6 चला सके। वेपन नंबर 6 आज तक सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार माना जाता है, यानी काइजू के खिलाफ काइजू वेपन्स का इस्तेमाल होगा। नंबर 6 को इस्तेमाल करने के लिए वो लोग चुने हैं। का नाम है रिनो इचिगावा। काइजू नंबर 6 जिसका फॉर्टिट्यूड 9.0 सिर्फ नहीं था, बल्कि वो अपने साथ योजू क्लास के काइजूस को भी लेकर आया था। देखा जाए वो सच में काइजूओं का राजा था। देन रिनो वेपन 6 के बारे में डिस्कस करने के लिए कैप्टन जुगो से मिलने आता है। जुगो बताता है कि काइजू वेपन्स इस्तेमाल करने वाले अकेले ही दाई काइजूस को हरा सकते हैं, मगर बार बार सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ने से नंबर्स वेपन इस्तेमाल करने वाले आधे लोग रिटायर होने से पहले ही मर जाते हैं। जो सुनकर रीनो शॉक हो गया था, और सारे वेपन्स में से सबसे ताकतवर और पावरफुल वेपन है वेपन नंबर 6। हालांकि जुगो रीनो से कहता है कि वो इस काम को मना कर दे, लेकिन अगले दिन रीनो इस काम के लिए रेडी हो जाता है। तो वेपन नंबर 6 एक्टिवेट करते हैं, सिर्फ हाथों पर एक्सपेरिमेंट करके। तभी पहली बार रीनो एक काइजू को इनर वर्ल्ड में देखता है। रीनो को अब समझ आता है कि काफ्का हर बार इसी मुसीबत से लड़ रहा है। इहारू देखता है कि वो बेहोश होकर पड़ा है। जैसे ही उसे होश आई, वो देखता है कि उसे मेडिकल रूम में एडमिट किया गया है और वो वेपन 6 इस्तेमाल करने में फेल हो गया। तो कैप्टन जुगो फिर से वही राय देता है कि हो सके तो वो मना कर दे, लेकिन रीनो कहता है कि वो ज़रूर करेगा। तो वो बताता है कि पहले 1 महीना ट्रायल होगा, फिर न्यूट्रलाइजेशन में टेस्ट होगा। देन वो डिसाइड करेंगे कि रीनो वेपन नंबर 6 इस्तेमाल करने के लिए काबिल रखता है या नहीं।
इहारू स्कूल में हमेशा फर्स्ट और रोज की ट्रेनिंग से उसकी बॉडी और स्ट्रांग हो रही थी। वो मीना आशिरो, गेन नारुमी, इसाओ शिनोमिया, उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन इनके जैसे ज़रूर बनेगा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी तो रीनो को दिया गया था जो उसे परेशान कर रही थी। प्रेजेंट पर कई सारे काइजूस न्यूट्रलाइजेशन जोन में डिफेंस कमांडर जुगो के आदेश के मुताबिक सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया है। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि रीनो की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ जान सके। वेपन नंबर 6 का सूट उसे परफेक्टली फिट हो गए थे। रीनो बताता है कि वो तैयार है। इहारू तो उसके सूट को देखकर इम्प्रेस हो गया था। जुगो को अभी भी यकीन करना मुश्किल था कि वो अपने टेस्ट को एक ही महीने में ख़त्म करके फाइनली न्यूट्रलाइजेशन की आखिरी टेस्ट तक पहुंच चुका है। सो जुगो कहता है कि रीनो को अपने प्लेटून्स के साथ मिलकर एक होंजो को ख़त्म करना है जिसका फॉर्टिट्यूड 6.4 है। अब वो वक्त आ चुका है जिसे सबको पता चल जाएगा कि वो नंबर 6 के सूट पहनने के लिए लायक है या नहीं। रॉजर। रीनो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था तो इहारू भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। कैप्टन जुगो उसे बस 10 मिनट देता है अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन वो अपनी आइस फॉर्मेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा था तो छोटे यूजुस उस पर हमला करने वाले थे, मगर तभी इहारू और प्लाटून सोल्जर्स उसे प्रोटेक्ट कर ली। देन रीनो खुद को शांत करके आइस के साथ जम गया। फिर एक ही शॉट जो देखकर इहारू परेशान हो जाता है कि वो क्यों रीनो के जैसे की वार से यूजुस को खत्म नहीं कर पा रहा है। वो तो बड़े गुस्से से फायर करते ही जा रहा था। उसे एक पल ऐसा लगा कि उसके साथियों सब उससे आगे निकल चुके हैं सिवाय उसके। उस पर तो एक योजु हमला करने आगे बढ़ रहा था तो रीनो ही आकर उसे बचाया। यहाँ से बाकी मैं संभालता हूँ। वो होंजो अभी रीनो के टारगेट पर है। वो अपनी पावर अनलीस्ट करता है। वह इस फॉर्मेशन से होंजो की एक साइड फ्रीज कर दी, मगर ऐसे में वो उसका कोर ढूंढ नहीं सकता और शक्ति इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। तभी अचानक वो होंजो भी अपना फॉर्म बदल दी। अगर मैं और ताकतवर होता तो काफका सर और इहारू को चोट लगने नहीं देता। रीनो अब ब्लडी पावर से आगे बढ़ता है जिससे वो काफ़ी तेज हो गया। वो होंजो को डैमेज तो हो रहा है, लेकिन रीनो की ये मूव्स उसकी कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा है। उसका शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। रीनो इचिगावा अपने सराउंडिंग के 50 मीटर्स को ऐसे फ्रीज कर दी। इस तरह होने से इहारू और ना ही प्लाटून सोल्जर्स उसकी मदद कर सकते हैं। हालांकि रीनो भी यही चाहता है। वो तो उस होंजे के हील होने से पहले हमला कर रहा है, मगर उसके शरीर के मांसपेशियों में 16 जगह इफेक्ट नजर आ रहा है और 4 बोन्स में मेजर फ्रैक्चर भी हुआ है जिसे वो कमज़ोर होने लगा है और उसका लेफ्ट नी तो टूट चुका है। वो नहीं लड़ पाएगा। कैप्टन जुगो कहता है कि बहुत हुआ, अब वो देख लेगा। देन वो डोबो से कहता है कि रीनो के लिए बैकअप सेंड करे, मगर इहारू तो अपनी पूरी ताकत से उसके पास जाता है और कैप्टन जुगो से कहता है कि वो रीनो को एक और मौका दे, तो वो मान ली। देन इहारू रीनो को अपने कंधों पर उठाकर ऊपर की ओर भागता है क्योंकि वो सब अभी भी रीनो पर यकीन करते हैं कि वो उस होंजो को ख़त्म कर देगा। फिर वो नंबर 6 का सूट हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। इहारू कहता है कि उसके इशारे करते ही होंजो पर अटैक कर दे। अब वक्त है इसे ख़त्म करने का। चलो चले। जुगो नोटिस करता है रीनो रिकवर तो हो रहा है मगर वो कमज़ोर है। उसे लगता है कि इहारू के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन वो तो धूल छटा रहा था। जब तक वो इस होंजो को ख़त्म नहीं कर देते तब तक वो रुकेगा नहीं। वो फाइनली उसका कोर ओपन कर दिया। खत्म करो। जुगो को खुद यकीन नहीं हो रहा था। तभी हमें उसकी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हिकारी उसे बताती है कि वो वेपन नंबर 4 के लिए टेस्ट दे रही है। अगर एक काम कर गया तो वो और पावरफुल काइजूस को ख़त्म कर सकती है, मतलब वो कई लोगों को दुखी होने से बचा सकती है। इसलिए वो जुगो से पूछती है क्या करना चाहिए। जुगो कहता है कि हाँ वो कर सकती है, मगर उसे हिकारी की भविष्य पता होता वो पूरे दिल से मना कर देता। अगर मैं उस दिन नहीं कहा होता तो क्या तुम आज भी सही सलामत और जिंदा होती। आखिरकार इहारू और रीनो ने मिलकर उस होंजो को ख़त्म कर दिया। एट दिस मोमेंट वो दोनों बहुत ही खुश थे। वही नहीं बल्कि सभी प्लेटून मेंबर्स। रीनो तुम पास हो गए और अब देश की रक्षा की एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंपूंगा। जैसे ही सारे टेस्ट ख़त्म हुई
मीना कैप्टन जुगो से पूछती रीनो की परफॉर्मेंस कैसे थी, तो वो बताता कि वेपन नंबर 6 सूट पहनने के लिए वो एकदम परफेक्ट है। मीना इसलिए पूछी थी क्योंकि वो रीनो को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, तो वो बस उनका राय जानना चाहती थी। कैप्टन जुगो कहता है वो उन दोनों को सब सिखाएगा जो वो जानता है, वो उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाएगा जो देखकर वो खुद हैरान रह जाएगी। खैर काफका वॉकिंग करते हुए सोच रहा था, सब अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या वो अपनी ताकत से किसी को बचा पाया है? इस सेना को उसकी कोई ज़रूरत नहीं बल्कि काइजू की ज़रूरत है। तभी वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है कि इस तरह वो कैप्टन मीना के साथ नहीं खड़ पाएगा। वाइस कैप्टन होशिना। काफका तो उसे देखकर शॉक हो गया था। सोशिरो बताता है कि अब उसे अच्छा लग रहा है अपना बदला पूरा करके। काफका ने अपनी पहचान छुपाकर गलत किया, इसलिए वो उसे डराकर अपना हिसाब बराबर किया। मैंने बोला ना हिसाब बराबर हो गया, तो इमोशनल होने की क्या जरूरत है? 3rd डिवीजन को बचाने के लिए सोशिरो से थैंक्स कहता है और वो एक काइजू नंबर 8 को नहीं बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करने वाले काफका से कहता है। काफका की हेल्थ कंडीशन के बारे में वो सब जानता है, इसीलिए वो नंबर 9 को वो खुद हराना चाहता है ताकि वो काइजू ना बने। जो सुनकर काफका इमोशनल होने लगा, मगर वो सोशिरो से कहता है कि सब उसे अपनी ताकत से पहचाने, जैसे रीनो, मीना और उसके जैसे। वो अपने दोस्तों को हर हाल में बचाएगा, चाहे उसे काइजू ही क्यों ना बनना पड़े। सोशिरो को अब समझ आता है काफका को खुद की कोई परवाह नहीं, इसलिए वो जब भी दूसरों को मुसीबत में देखेगा ये काइजू बन जाएगा। अगर इसे काइजू बनने नहीं देना है, काफका को ताकतवर बनाना होगा। दिन वो अपने साथ रीनो के शाइन टेम्पल में ले चलता है ताकि ये सिखाए लड़ते कैसे है, तो काफका भी खुश होकर मान ले। अब काफका पूरी ताकत से उस पर वार करता है, पर उसका एक वार भी सोशिरो को हिट नहीं करता। लेकिन वो काफका से कहता है कि वो पहले से ताकतवर हो गया है। उसके मूव्स और अटैक से ये पता चलता है कि वो काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है, बट फिर भी ये काफी नहीं। ये हमला तो सोशिरो जानता है वो अपने सूट कॉम्बैट पावर को जगा नहीं सकता, इसलिए काइजू हथियार सीखना समय की बर्बादी है। वो उसे काइजू बनने से तो नहीं रोक सकता, मगर वो उसे उतना तो ताकतवर जरूर बनाएगा जिसे काफका को काइजू फॉर्म में ज्यादा देर नहीं रहना पड़े। सोशिरो उससे कहता है काइजू नंबर 9 को ही नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले खतरे को भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए काफका का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। फिर चाहे मीना के साथ खड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल ही मीना के बगल में खड़े हो जाओगे। तुम इतनी आसानी से उसे नहीं पा सकते। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं। काफका ये सोचने लगता है उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ईसाऊ समुद्र के गहराइयों में डूब रहा था, ज्यादा वक्त नहीं है। काफका अभी ट्रेनिंग कर रहा है। असल में सोशिरो उसे स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक सिखाना चाहता है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी पूरी एनर्जी को पैरों में ले आना। मगर काफ़ी देर ट्रेनिंग करने से काफका के पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी किकोरो आकर उसका मजाक उड़ाती है। हालांकि उसके डैडी ट्रेनिंग रोज करते थे। काफका कहता कि इसका मतलब उसे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। देन किकोरो काफका की मोबाइल उसके पास लौटा देती है जिसे छीन लिया गया था। फिर उसे अपने दोस्तों से बात करने के लिए कही, तो काफका भी बात करना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जैसे ही वो मोबाइल ऑन करी, उसके लिए 500 मैसेजेस थे, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे लगा कि वो सब उसे नफरत कर रहे होंगे। तभी अचानक रीनो से कॉल आता है, बट काफका बाय मिस्टेक उसकी कॉल कट कर दी। अगेन अब इहारो से कॉल आता है। जैसे ही वो अटर्न करी, रीनो उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने अपने छोटे भाई की कॉल कट किया और ना ही 2 महीनों तक बात करी। खैर काफका अब उसे माफ़ी मांगता है। सच ये कि वो डर गया था, क्योंकि अब वो सब उसे 3rd डिवीजन में हिस्सा नहीं रहने देंगे। वो काइजू नंबर 8 है ये जानकर सब डर गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इहारो से नफरत करे। वो अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह वो अपनी जान की परवाह किए बिना 3rd डिवीजन को और आम लोगों को बचाया। अच्छी बात यह है कि 3rd डिवीजन में कोई भी तुम्हें दुश्मन नहीं समझता, सब तुम्हें हीरो मानते हैं। रीनो बताता कि वो और सभी लोग उसका इंतजार करेंगे वापस लौटाने के लिए। उनके बातचीत होने के बाद किकोरू काफका को दोपहर की ट्रेनिंग के लिए बुलाती है, पर वो देखती कि काफका तो बच्चे की तरह रो रहा था। और बर्दाश्त नहीं होगा, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो भी कई गुना तेजी से। अभी हमें टेलीविजन पर काइजूस दिखाते हैं जो दिखने में भयानक और ताकतवर है। हालांकि काइजूस पूरे जापान में दिखना शुरू हो चुके हैं। ये जंग का ऐलान है। जनरल नोकिजाका तो भड़क गया था। इस बार 14 जगहों में काइजूस का हमला हुआ, मगर वो रोक नहीं पाए। सोशिरो कहता है कि इन सभी काइजूस में एक चीज़ कॉमन है, डिफेंस फोर्स के पहुंचने से पहले ही वो सब गायब हो जाते हैं।
साफ दिख रहा है कि ये पुराने काइजूस के मुकाबले ये कई ज़्यादा समझदार है। देखकर लग रहा है काइजू नंबर 9 बड़ी मुसीबत लाएगा। जैसे नंबर 10 ने कहा वैसे ही नई किस्म के काइजूस बन रहे हैं। इतामी बोलता है अब हमें जल्द से जल्द तैयार रहना होगा। ईजी बताता है सरकार के सारे ज़रूरी कामों को बांटकर बैकअप भी तैयार किए हैं, शहरों की रक्षा बढ़ाई है, तेज़ इवैक्यूएशन के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर भी बढ़ाए हैं। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बताता है कि आने वाले जंग के लिए वेपन नंबर 1 की सील को हटाकर उसे गेन नरूमी की इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं। नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 वाले सूट के लिए काफ़ी काबिल वार सोल्जर्स सामने आए हैं और अभी सिर्फ इस बात का फैसला करना बाकी है कि इन्हें एक जगह रखें या देश के अलग जगहों में बेच दें। दिमाग काम करना बंद हो रहा है। माफ़ करना, अब पूरी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। कैप्टन गेन, कैप्टन मीना और नौजवान योद्धाओं, साथ में काफका, हिबिनो, सब मिलकर देश को सुरक्षित रखना। नरूमी किकोरू को बताता है कि उसके लिए सूट बन चुका है। किकोरू अपने डैड की बदला लेने के लिए तड़प रही थी। वही ईजी प्लाटून मेंबर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। काफका पूरी ताकत से प्रैक्टिस कर रहा है। अब बारी है सोशिरो की। इन सब के बाद काफका लंच करने जाता है तो मीना उसे अपने पास बुलाती है। मीना बोलती है कितनी शांति है, सब सुकून से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं। हालांकि वो जानती है ये तूफान की पहले की शांति है, लेकिन जब भी वो यहाँ से शहर देखती है उसे एक पल लगता है सब काइजूस यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं। मीना और काफका काफ़ी देर तक बात करी। हालांकि वो काफका को उनकी प्रॉमिस भी याद दिलाती है काइजू को एक साथ ख़त्म करना। हाँ, तुमने सही कहा। देन मीना वहाँ से चली गई। वहीं शहर के अंदर एक लड़की सस्पिशियस दिख रही थी और वो थी एक ह्यूमनॉइड काइजू। आज मशाहिडे की बेटी की मैरिज है, इसलिए वो सब तैयारी कर रहा था। वो काफका के लिए इंतज़ार की। बेचारा मसाहिडे बहुत ही नर्वस था अपनी बेटी की शादी को लेकर। तभी उसकी बेटी चीकू उसे डांटती है, शादी मेरी है और आप घबरा रहे हैं। दिन वो दुल्हन को लेकर अंदर जाता है, पर तभी अच्छा सिक्योरिटी टीम शॉक हो चुके हैं क्योंकि एक साथ पूरे टोक्यो से कॉल आ रही थी। वो काइजूस को देखकर सब डर के भाग रहे थे, जो आज से पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मसाहिडे दुल्हा को अपने कंधों पर उठाकर भाग रहा है। तभी वो काइजू दोबारा उन पर हमला कर दी। चीकू तो उसके पैरों में फंस गई। मसाहिडे देखता है कि वो काइजू से खाने ही वाला था, क्योंकि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। नरूमी टीम सुमिदा वार्ड को बचाने में कामयाब रहे। मसाहिडे उसे शुक्रिया कहता है। वहीं उसके टीम मेंबर्स घायल लोगों को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नरूमी मीना से पूछता है उसे कोई दिक्कत तो नहीं। मीना बोलती है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बस अपनी फिक्र करे। ऐसी बात है, फिर मत कहो मैंने पूछा नहीं। तो चलो अब जापान डिफेंस फोर्स इन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। डायरेक्टर इतामी देखता है कि सब सोल्जर्स काइजून से निपट रहे हैं। हालांकि नए सूट के साथ नर्व कनेक्शन करने में किसी को दिक्कत नहीं आई, तो इतामी आदेश देता है कॉम्बैट पावर एक्टिवेट करने की। जैसे ही ऑन करी, सोल्जर्स की पावर्स कई गुना बढ़ जाती है। नरूमी तो पीक मोड में था। रिपोर्ट मांगता है। ईजी बताता है 1st और 3rd डिवीजन वाले पूरे टोक्यो में फैल चुके हैं। आम लोगों को तेज़ी से इवैक्यूएट किया जा रहा है, जितना उन्होंने सोचा था। बुरी खबर यह है कि बाकी डिवीजन से भी मदद आने वाली थी, मगर एक साथ पूरे जगहों में हमला होने से इस सिचुएशन में वो उनकी मदद नहीं कर सकते। उनके मदद के लिए फिर से जन्म लिया है। वेपन नंबर 4, शायद मैं अभी भी मैं अपनी माँ की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर मैं वादा करती हूँ तुम्हारा इस्तेमाल पूरे काबिल। शील्ड एक्टिवेट है, हमले के लिए तैयार। किकोरू अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली। साथी नंबर 4 ये सबसे तेज नंबर्स वेपन है और सिर्फ इसी में ही उड़ने की शक्ति है। इसी वजह से हेकारी ने हमारे इतिहास में किसी भी कैप्टन से ज्यादा काइजूस को मारे थे। सोल्जर्स काइजू का सामना कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि किकोरू आ चुकी है। मेरी नादान जूनियर, 10 मिनट देता हूँ, सबका सफाया करो। मेरे लिए 5 मिनट ही काफ़ी है मेरे नादान सीनियर। प्लाटून लीडर्स किकोरू लिया थे। राइट नाउ किकोरू सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। नरूमी चोफू एरिया का रिपोर्ट मीना से पूछता है। वो बताते हैं कि किसी का इंतजाम कर दिया। वेपन नंबर 10 इस एक्टिवेट। वो दिन आखिर आ ही गया, मुझे अपना जलवा दिखाने दो हसीना।
होशिना बताता है कि यहाँ का इंचार्ज वो है एंड वो ओकुनोगी को डांटता है कि वो क्यों बात करने वाले काइजू सूट बनाए। तो वो कहती है कि इतिहास का पहला जिंदा काइजू वेपन है, इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10 उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना काम शुरू कर दी। अब काम भी कर ले। हाँ? उसने हेलीकॉप्टर काट दिया। इसे तो समझ ही नहीं आता। होशिना काइजूस के चारों तरफ घेरा हुआ है, उन दोनों की नहीं बनती, जिसे परेशान खड़ी हो गई। होशिना नंबर 10 से कहता है कि वो उसकी बात माने वरना वो दोनों मर जाएंगे, पर काइजू नंबर 10 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होशिना को अब अच्छे से समझ आ गया था नंबर 10 उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो सिर्फ आज के दिन नंबर 10 की बात मान लेगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। होशिना, भले ही हमें घेर लिया है पर हम इनसे जीत सकते हैं। देन होशिना और नंबर 10 मिलकर उन काइजूस का धूल छटाते हैं। फाइनली होशिना उन काइजूस के लीडर्स के खिलाफ टेक्निक नंबर 6 इस्तेमाल करी जो नंबर 10 के खिलाफ बैटल के दौरान किया था। ऑल राइट, रनवे इज क्लियर नाउ। बट अगेन उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसे ओकुनोगी बहुत ही परेशान हो गई। गेन नोरिमी को यह खबर पहुंच चुकी थी कि होशिना एयरपोर्ट क्लियर कर दी, जो सुनकर उसे जलन होती है। ईजी बताता है कि अब सिर्फ ओएजोमी इलाका बचा है। वहाँ का इंचार्ज प्लाटून लीडर शिनोनोमी और ताचिबाना का टीम हाजिर है। वहाँ ट्रैफिक एक है। काफका शिनोनोमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फ्रंट लाइन पर लड़ने दे, लेकिन शिनोनोमी उसे परमिशन नहीं देती। उसे दूर से ही सपोर्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि नंबर 9 के खिलाफ लड़ने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। एंड वो जानती है उसके ट्रांसफॉर्म होने से नंबर 9 को सिग्नल मिल जाएगा, इसलिए काफका की ज़रूरत उन्हें सबसे मुश्किल वक्त में ज़रूरत पड़ेगी। बट तभी वो देखते हैं कि काइजूस एक मैसिव अटैक कर दी एंड मीना कहती है इसे मैं ख़त्म करूँगी। शिनोनोमी देखती है वो काइजू एक वार से ही ख़त्म। इवन काफका भी हैरान था, क्योंकि मीना तो 20 किलोमीटर दूर है। काफका तो देखकर बहुत ही खुश हो गया था। ऑल राइट, इस तरह वो हर शहर को क्लियर करते ही आ रहे थे, पर नरुमी अच्छे से जानता है नंबर 9 का असली मकसद कुछ और ही है। हैरानी की बात है, नंबर 8 अभी तक नहीं दिखा। हाँ, पर इस हमले से उनके सारे इरादे को सामने ले आया हूँ। सोल्जर्स, क्योंकि सिर्फ एक दाई काइजू को हराने के लिए एक से ज्यादा कैप्टन्स को मिलकर हराना पड़ता है, लेकिन अकेले कैप्टन के लिए कैसा पॉसिबल होगा। सुनो जूनियर, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अब तुम्हारे मदद के लिए कोई नहीं आएगा, तो तुम उसे अकेले ही हराओगी। किकोरू को बचाने के लिए हर बार सच में किसी को आना पड़ता था। एक गलती वो मर जाएगी, फिर भी वो उससे लड़ रही है पूरी ताकत लगाकर। इतामी आज तक किसी को फर्स्ट ईयर रिक्रूटर के अंदर इतना ताकतवर नहीं देखा। आने वाले दिनों में वह जरूर डिफेंस फोर्स के वाइटल ऑफिसर बनेगी, लेकिन इस वक्त नंबर 15 अब ब्लास्ट करने ही वाली थी, मगर किकोरू अपनी चालाकी से बचकर शील्ड एक्टिवेट कर ली। लेकिन अफसोस की बात, किकोरू अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। वह बहुत ही इंजर्ड हो गई, उसके मुंह से खून जा रहे थे, बट वो लड़ना चाहती थी। तुम मुझे हरा नहीं सकती, इतामी नोटिस कर, जो उसे बहुत ही घायल और इंजर्ड कर दी। होशिना कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई तलवारबाजी में हराएगा। ऐसा लगता है कि इसे वाइस कैप्टन होशिना के लिए ही ट्रेन किया है। इतामी बताता है जानवर, जमीनी कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस, काइजू, इंसानों ने हमेशा उनकी कहा है ये चीज़ें सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बनी है ताकि हमारे डिफेंस फोर्स को जड़ से ख़त्म कर सके। इवैक्यूएट किए गए लोग शेल्टर के अंदर सेफ थे, लेकिन कुछ लोग न्यूज़ देखकर परेशान हो गए, जैसे कि डिफेंस फोर्स उन्हें नहीं बचा पाएंगे। मगर मशाहिदे सोल्जर्स की मदद करता है, क्योंकि बाहर सेना के लोग अभी भी उनके लिए लड़ रहे हैं, तो उन सबको हार नहीं मानना चाहिए। वही काफका लोगों को शेल्टर के अंदर सेफली भेज रहा है। एट दिस मोमेंट शिनोनोमी नंबर 13 का सामना कर रही है। काफका को एक खबर मिलती है टीम शिनोनोमी और ताचिबाना के सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, अब वो और नहीं लड़ सकते, जो सुनकर वो उनकी मदद के लिए दौड़ता है। शिनोनोमी बहुत ही धरी हुई है, क्योंकि उसका साथी मर रहा है। इतामी जानता है अगर वो एक भी जगह हार गए तो पूरा जंग तबाह हो जाएगा। असलियत यह है आज तक शिनोनोमी एक पावरफुल काइजू से कभी नहीं लड़ी। तभी उसे गेन नरुमी की बात याद आती है। तुम्हें प्लेटून लीडर बना रहा हूँ। ते ही उसका बहुत ही बुरी हाल करती, लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी फर्स्ट डिवीजन के प्लाटून लीडर के तौर पर, कैप्टन गेन की ऑफिसर के तौर पर
सबसे आगे लड़ने की जिम्मेदारी उसकी है, तो वो बिजली की रफ्तारी से नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ती है। हाँ, वो जानती है वो उस काइजू को हरा नहीं सकती, पर वो ज़रूर जीतेगा, इसलिए वो जीत जान से लड़ती है। मगर जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। शिनोनोमी का पूरा शरीर इंजोर्ड हो गया, पर वो हार नहीं मानती। वो काइजू उस पर हमला कर दी। वो वहाँ नहीं रहती। नंबर 13 देखता है कि काफका उसे बचा लिया है। तुम यहाँ क्यों आए? माफ़ करना प्लाटून लीडर शिनोनोमी, आप मुझे पीछे रहने के लिए कहा था, पर अब नहीं। काफका नंबर 13 के ऊपर बहुत ही गुस्से में था, जिसे उसकी ताकत गॉड लेवल रिलीज हो रही थी। काफका हिबिनो। काइजू नंबर 9 शायद काफका की ठिकाना ढूंढ ली, और इसी के साथ काइजू नंबर 8 सीजन 2 एंड होता है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। उम्मीद है आप इसी तरह सपोर्ट करोगे। मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। शुक्रिया।